I can't wait to introduce राजश्री शर्मा जी। हेलो, मैं हूँ डोरा। आज हम देखेंगे एक नई दुनिया। ओह बेचीटा, मुझे तो इससे देखते ही प्यार हो गया। ओह हाय, मैं हूँ बबल्स और मैं टाउनसफील्ड से आई हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर सुपरमैन का ऑडिशन देने आई हूँ। सुपरमैन तो मैं ही प्ले करूँगी। नहीं ओए रुक, मैं ही सुपरमैन बनूंगी। मैं हूँ बटरकप फ्रॉम PPG। ओए हटो। ऐसा क्यों होता है कि डबिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सुनने में कई बार एक जैसे लगते हैं कि हाँ ये डबिंग हुई है। Why are you a good voice actor? Why are you a good actor? जब एक एक्टर को दूसरे एक्टर पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है तो वो उस एक्टर की तरह नहीं परफॉर्म करता। आपने छोड़ा क्यों था हरमाइनी को? जब डबिंग आर्टिस्ट एक रोल को अप्रोच करता है ना, वो जनरली एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाज अच्छी या बुरी होना ही जरूरी है? आप खुद अच्छी एक्टर हैं। आपकी पर्सनल फ्रंट पे जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो उतनी स्मूथ नहीं रही है। पहला फेज तो डर होता है। पर्सनली आपको डर लगने लगता है हर चीज का। आपको लगता है कि आगे आपको कभी ये ट्राई ही नहीं करना। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर एज बढ़ जाती है तो अब नॉर्मल चाइल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोटर माउथ शो। दिस इज मी सोनल कौशल। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं आपके लिए स्पेशली, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गाइज, आज के एपिसोड में हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी डियर टू मी। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। शी इज़ अ डबिंग आर्टिस्ट हर सेल्फ, अ वेरी 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 ब्रिलियंट डबिंग डायरेक्टर, एंड इनसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आई कांट वेट टू इंट्रोड्यूस राजश्री शर्मा जी। हेलो सोनल, वेलकम टू द मोटर माउथ शो। It's a pleasure. The honor is all mine. Thank you. आप ना इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो और आज आप मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे आपको फेस टू फेस बताने का मौका मिल रहा है कि जब भी आप मुझे डायरेक्ट करते हो ना, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है ना, एक तो अगर अच्छा टेक आता है तो आप इतने प्यार से अप्रिशिएट करते हो तो आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। आप भी समझ सकते हो क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हो। और जब आपको कुछ चीज़ चेंज करवानी होती है तो आप इतना सही डायरेक्शन देते हो और बिल्कुल क्लियरली बताते हो कि तुमने ऐसा बोला, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। यू आर एन अमेजिंग डायरेक्टर। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। कलाकार तो तारीफ का भूखा होता है, चाहे किसी भी फील्ड का कलाकार हो। जैसे मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहती हूँ या स्टूडियो में भी कहती हूँ कि आई एम एन आर्टिस्ट, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मैं अलग फील्ड का हूँ लेकिन मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है। तो मैं भी ये महसूस करती थी एज एन आर्टिस्ट कि अगर आप कुछ अच्छा करो और सामने कोई एक्सप्रेशन ना हो, ऐसे डल से लोग बैठे हों कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और वहाँ काम आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है इस काम को बंद कर दो। एग्जैक्टली। मन ही नहीं करता काम करने भी लगा होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई कुछ अच्छा करे तो उसको बोलो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो एक प्रेरणा मिलती है और उस मोटिवेशन से ही आदमी आगे बढ़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई अच्छा टेक देता है और तुम तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हो, थैंक यू। बहुत लोगों का काम एंजॉय करने का भी मन करता है। तो ऐसे भी मौके आए होंगे जब मैंने कुछ बोला नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है साइलेंस डजंट मीन आई डोंट अप्रिशिएट। आई अप्रिशिएट द वर्क अ लॉट, इतना अच्छा कि शायद बार बार कहना ना पड़े। बट येस, तो मैं हमेशा एक पॉइंट बनाती हूँ कि अगर मैं बैठी हूँ तो सबसे कहूँ कि वाओ वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है कि पता चलता है आर्टिस्ट को कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसी तरह इसी दिशा में आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली। और जो तुमने सही लाइंस बताने की बात की, उसमें तो ये है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और किसी को कुछ लाइन बतानी है, तो अगर मैं वो रोल करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, और थोड़ा सीख के इस तरफ से एक्सपीरियंस भी आ गया कि कौन सी लाइन, कौन सी, कैसे, क्या। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा सिंक करती हूँ, आई एम द बेस्ट पर्सन। मतलब मैं, मेरे सिंक को तो रिकॉर्डिस्ट को हिलाना नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं इस तरफ आई तो मुझे पता चला बेचारा बहुत काम करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब आप किसी और की नाव में चढ़ते हो तो आपको पता चलता है, तब पता चलता है एक्चुअली कि हाँ अच्छा ये बंदा कितना काम कर रहा है भाई, देखो। तो फिर ये बात है, तो फिर मुझे लगने लगा कि अरे अच्छा, अगर मैं एज एन आर्टिस्ट सोचती तो शायद मैं 4 डायलॉग और बोल देती या 4 वर्ड और बोल देती। स्पेशली एक वर्ड में हम हिंदी में 3-4 वर्ड फिट कर देते हैं और सोचते हो गया ना फिट, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। तो तब फिर सोच के वो लाइन बताने में ईजी हो जाता है और
कुछ आर्टिस्ट मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ऐसा भी होता है, तो वो भी एक चीज़ है. सो आई एम ग्लैड कि तुम खुश हो. हाँ, मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपकी जो अपनी एक कंपनी है ऑडियो मैजिक, साउंड पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो. यस, साउंड पोस्ट प्रोडक्शन यानी हम एडिटिंग के बाद का सारा साउंड का काम करते हैं. स्टार्टेड बाय माय फादर इन लॉ श्री BN शर्मा. वो अब नहीं हैं, FTII पास आउट. उनकी कहानी तो अगर मैं शुरू करूंगी तो वो ख़त्म ही नहीं होगी. तो Very senior, very experienced. या साउंड मिक्सिंग इंजीनियर. और उन्होंने ये स्टूडियो शुरू किया, तो उन्होंने साउंड पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो एक्चुअली शुरू किया, जिसमें फोलीज होते हैं. जो फिल्मों को जानते हैं या पोस्ट प्रोडक्शन काम जानते हैं उन्हें पता है. फोलीज, BGM, फिर मिक्सिंग, डबिंग, ये सारा. एडिटिंग भी करते थे. फिर एडिटिंग लोगों ने घर में करना शुरू कर दिया, या एडिट करके पिक्चर ले आते थे, तो हमने एडिटिंग बेस बंद कर दिए. फिर ये आगे बढ़ा. मैं डबिंग आर्टिस्ट, फिर मेरी शादी हुई तरुण से. तरुण इज़ एक्चुअली एन IT इंजीनियर, बट फिर वो अपने पिताजी के बिजनेस में लग गए. एंड ही टुक लाइकिंग टू साउंड इंजीनियरिंग, क्योंकि बचपन से वो भी पिताजी के साथ जा रहे थे यहाँ वहाँ. लेट my father-in-law was finally retired as the technical director of Film City. Wow. तो वहाँ से फिर उनका आना जाना बार बार शुरू हुआ, क्योंकि वो काफ़ी साल वहाँ रहे. हाँ. तो उसके बाद हमने एक लोकलाइजेशन विंग शुरू की, जिसमें ये डबिंग का काम, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, या मैं जितना जानती थी मैं उतना ही जानती थी. फिर जब मैं इस चीज़ में रमने लगी तो मुझे पता चला कि इसमें कितनी चीज़ें हैं करने के लिए, और मैं यूं ही अपने आप को तोप समझ रही. तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर मैंने बचपन से बहुत सारा काम भी किया हुआ, इसका एक रीज़न ये भी है कि उस वक्त बहुत सारे लोग थे नहीं ये काम करने के लिए. तो तुम भी नहीं थी, तुम दिल्ली में बैठी थी. हाँ, मैं तो बहुत छोटी होंगी. बहुत छोटी थी, लेकिन तुम वो अगर बचपन में बॉम्बे में होती तो तुम बहुत काम कर लेती. सही बात. क्योंकि दिस इज द हब, यू ऑल्सो नो. तो मतलब चॉइसेस लोगों के पास ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उस वजह से जो लिमिटेड फ्रेटर्निटी में लोग थे, उन लोगों ने बहुत सारा काम किया. तो उनमें से मैं भी हूँ, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत एक्सपोजर मिला. हाँ. और उस समय तो बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ काम किया, फिर बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ गाना गाया. तो यानी ये एक प्रोसेस होता चला गया. फिर ऑडियो मैजिक जब बना तो मैं जो इंट्रोड्यूस कर पाई वो सिर्फ डबिंग का एंगल था. टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाले तो बंदे घर में ही बैठे हुए थे, स्टूडियोज़ घर में ही बैठे हुए थे. तो बस उतना हमने किया साथ में मिलकर. फिर मैंने और तरुण ने ये लोकलाइजेशन विंग आगे बढ़ाया. तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट ऑडियो मैजिक इज़ ऑल अबाउट. यस एंड इट हैज़ अ लवली वाइब. ऑडियो मैजिक आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक 4 स्टूडियो सेटअप है, 5. सो ऑडियो मैजिक अब बढ़ भी रहा है. वी आर अ 6 स्टूडियो सेटअप, प्लस वी आर डॉल्बी अप्रूव्ड एटमॉस्फेरिक सेटअप. और उतना ही नहीं, वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग. आवर स्टूडियोज एक नया रूप ले रहे हैं हम, with a new building, with a new total outlook. We're also expanding to Chennai. तो हमें ये लगता है कि जहाँ जहाँ काम है वहाँ वहाँ फैसिलिटी क्रिएट की जाए, वहाँ वहाँ लोगों तक पहुँचा जाए. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अस, एंड आई एम श्योर इन द जर्नी वी कैन हेल्प पीपल. या ब्यूटीफुल. आपको पता है मुझे इंडिया वॉइस फेस्ट में 2 बार एनिमेशन के लिए अवार्ड मिला है. Yes. और दोनों ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑडियो मैजिक में डब हुए थे. इससे ये भी पता चलता है कि आपकी कास्टिंग कितनी बढ़िया होती है. वाह. पर आप मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आप मुझे ऐसे कैरेक्टर्स परफॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हो जो कैरेक्टर्स परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है. किया इज़ वन ऑफ देम, पपी डॉग पैल्स में. दीपा एंड अनूप हमने किया था. बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स करने के लिए आप मुझे बुलाते हो और बहुत अच्छा लगता है. बट इट्स नेचुरल सोनल, आप खुद अच्छी एक्टर हैं. आई यूज द वर्ड एक्टर हियर, नॉट जस्ट वॉइस एक्टर. एक वॉइस एक्टर भी होता है. करेक्ट. नॉट वाइस वर्सा, नॉट नेसेसरी. क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास चेहरा भी है दिखाने को, लेकिन जब आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज अपनी वॉइस से, आवाज से ही कन्वे करना है. एंड इफ यू आर अ गुड एक्टर यू विल डेफिनेटली और बी अ बेटर वॉइस एक्टर, या ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड वॉइस एक्टर. ओके, दोनों चीजें हो सकती है. बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स अगर आप देखें फेस से ज़्यादा इमोट करते हैं, और हम फेस में खो जाते हैं तो हम वॉइस उस हिसाब से सुनने लगते हैं. बट व्हेन यू जस्ट बीइंग अ वॉइस एक्टर, आपको सारी चीज़ वॉइस से कहनी है. सो देर आर फ्यू एक्टर्स हु आर वेरी गुड वॉइस एक्टर्स एंड देर आर फ्यू एक्टर्स हु आर नॉट वेरी गुड वॉइस एक्टर्स. तो वहाँ हमें थोड़ा कहना पड़ता है. बट यू आर अ पैकेज.
आई विल से दैट आइदर वेदर आई हैव मेट यू, यानी अगर हम स्टूडियो में भी बात कर रहे हैं तो योर फेस has a lot of expressions. Thank you. Like I think I'm a very animated person. मैं भी यूँ आँखें हाथ करती हूँ तो मुझे कोई अपने जैसा दिखता है तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है. हाँ, ये बंदा भी ठीक है. आई थिंक हम लोगों ने बचपन से इतना एनिमेशन और इतना काम किया है ना, तो हम उतने एक्सप्रेसिव हो गए हैं शायद. तो कोई अच्छा ऐसा कैरेक्टर दिखता है तो मुझे लगता है हाँ ये सोनल कर लेगी. थैंक यू. तो इट्स म्यूचुअल. आप अच्छा काम करते हैं तो हम आपको याद करते हैं. सो इट्स म्यूचुअल, यानी ऐसा it's I won't take credit for it. थैंक यू. और आप बहुत सारे, अभी जैसे हम एक्टर्स और वॉइस एक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आप रिसेंटली नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया है, उनसे डबिंग करवाई है. इज इट वेरी ईजी और इज इट डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू डब, स्पेशली फॉर समवन एल्स? So for someone else, a lot of actors are actually very easy going. यानी हमें कोई दिक्कत हुई नहीं है. जब वो स्टूडियो आए हैं तो they have, you know, एक बार वो आ गए अगर, फिर then they know कि हमें ये काम करना है. And you know when you meet them, तो actors का अपना ऑरा होता है. अब हर एक्टर का अपना पैटर्न है. जब एक एक्टर को दूसरे एक्टर पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है तो वो उस एक्टर की तरह नहीं परफॉर्म करता, वो अपनी तरह ही परफॉर्म करता है. ये समझने में मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि एज अ डबिंग आर्टिस्ट हमारी क्या आदत है, सामने वाले ने किस तरह से बोला हमें वो कॉपी करके बोलना है. बट माइंड यू कॉपी वाला काम बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत बाद में समझ में आया. काफ़ी लोगों के बस की का नहीं है. तो जब एक्टर आता है तो एक्टर खुद अपना रोल अपनी तरह से परफॉर्म करता है. वो सिर्फ ये देखता है कि कैरेक्टर क्या है, वो एक्टर को नहीं देखता कि सामने एक्टर क्या कर रहा है. वो कैरेक्टर देखता है कि ये कैरेक्टर क्या है, इसका क्या मतलब इसकी क्या ग्रोथ है फिल्म में या सीरीज में, ये किस चीज़ का बना हुआ, ये किस मिट्टी का बना हुआ ये बंदा. तो उस हिसाब से वो अपने आप को ढालता है वॉइस में, चाहे वॉइस में ही हो. हाँ, लेकिन ये चीज़ उन्हें कहनी पड़ती है कि सर सिर्फ आपकी आवाज़ जा रही है. आप चाहे चेहरे से बहुत इमोट कर रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ जा रही है, तो बस आवाज़ में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पुश दे दीजिए. तो ये चीज़ मैंने देखी और ये मुझे बहुत बाद में भी पता लगा, यू नो, कि एक एक्टर जब व्हेन द एक्टर कम्स ऑन द माइक इट्स एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज द एक्टर इज डूइंग व्हाट ही डज नॉर्मली एंड इट मे नॉट साउंड द बेस्ट टू यू आउटसाइड. बट फिर आपको ये एक्सेप्ट करना है कि वो एक्टर इस रोल को परफॉर्म कर रहा है. ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग लाइक अस, यानी हम जो कर के एक डबिंग आर्टिस्ट पैटर्न है हमारा, नींद में भी उठा के बोलो तो लाइनें बोल देंगे. हाँ, एक सीन दो तो फटाफट, शायद थोड़ा नींद वाला लगे बट लाइनें बोल देंगे, खटाखट सब पढ़ देंगे, क्या करना है कैसे करना है वगैरह. और छोटी बड़ी भी कर देंगे उसमें. तो ये चीज़ें वहाँ नदारद हैं. तो बेसिकली ही परफॉर्म्स. एंड अगर एक्टर खुद के लिए परफॉर्म कर रहा है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज और इन द सेम लैंग्वेज, इट्स very casual, very normal for the actor to do. अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो डब्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो सुनने में बहुत सिंग सॉन्ग लगते हैं, कि जैसे पहले तो बहुत होता था कि पहले मैं बहुत मोटी थी, है ना. तो कई लोग इसका मजाक भी बनाते हैं. ऐसा क्यों होता है कि डबिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सुनने में कई बार एक जैसे लगते हैं कि हाँ ये डबिंग हुई है? अब क्या है कि जब डबिंग आर्टिस्ट एक रोल को अप्रोच करता है ना, वो जनरली ये नहीं सोचता, ऐसे तैयारी के साथ नहीं बैठता कि ज़रा बताओ, और ये इस तरह से कोई नहीं बैठता. आप अगर स्टूडियो का माहौल देखेंगे, आपका एक वक्त लिया जाता है, जैसे 10 से 5 अगर आप लंबा रोल कर रहे हैं, या 10 से 1, फिर आपको बताया जाता है कि आपका क्या कैरेक्टर है वगैरह. बट जब अप्रोच इस चीज़ की है, ये तभी बदल सकती है जब एक्टर अपने कैरेक्टर से अवगत हो. नाउ द थिंग इज, एज अ डबिंग आर्टिस्ट यू गो टू द स्टूडियो, आप अगर लाइनें डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप एक अलग सुर में, एक अलग पिच में उसको अप्रोच करेंगे. तो द वे यू वुड स्पीक विल साउंड डब्ड. जैसे पहले क्या, अभी भी कहीं कहीं होता है, अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया आई विल से, बट आई स्टिल से कि हाँ मुझे पता है,
बट ये इस तरह से शायद नहीं बोला है, इस पिच में भी नहीं बोला है. देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इसमें सोनल, कि आपको क्या पायलट का लेवल आ रहा है, क्या आप बता रहे हो कि आपको कैरेक्टर समझ में आ रहा है या नहीं, इसके बाद जिसने आपको सवाल पूछा वो क्यों पूछ रहा है. तो ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आएंगे ऑन द माइक, तो यू विल डेफिनेटली बी अ बेटर परफॉर्मर. फिर वो उस तरह से नहीं लगेगा पहले मैं बहुत मोटा था, ऐसा नहीं लगेगा. फिर आप शायद ये कहेंगे पहले मैं बहुत मोटा था लेकिन अब देखो. तो ये फर्क है एक बिलीवेबल लगने में और डब्ड लगने में. बेसिकली ये सोचना कि हम इसको अगर नेचुरली बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, करेक्ट, हम ऐसे बोलेंगे. तो ये इसी तरह से आपको सोचना है वहाँ पर. शायद ये चीज़ें जहाँ पर गायब हैं या गायब होती थी पहले, क्योंकि इतना कोई ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं था. और पहले हमारे हाथ बहुत ज़्यादा बंधे भी हुए थे. Yes. कि कोई इंग्लिश वर्ड भी नहीं यूज़ करना, ऐसे ऐसे हिंदी वर्ड्स हम यूज़ करते थे जो हम नेचुरली बात करते हुए यूज़ भी नहीं करते, तो वो बहुत अननेचुरल साउंड करता था. करेक्ट. अब वो बहुत चेंज हो गया है. अब बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ एक्टिंग हमें करनी होती है माइक पे, विच इज मतलब आर्टिस्ट के लिए भी वो ज़्यादा इंजॉयबल होता है. अब आपको परफॉर्म करना है. Correct. ये फर्क है कि अब आपको डब नहीं करना, अब आपको रोल परफॉर्म करना है. तो इसीलिए एक डबिंग आर्टिस्ट अगर एक ही तरह से बोलता रहेगा तो वो हर जगह सेम और डब्ड ही सुनाई देगा. लेकिन अगर वो कैरेक्टर परफॉर्म करेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सपोर्टिंग हो, मेन हो, बट अगर आपने अपनी आवाज में वो बात अगर आप लेकर आ गए, तो फिर आप हर जगह अलग लगोगे और आप हर जगह चमकोगे. बिकॉज फिर आदमी उस रोल में खो जाता है कि उसको हिंदी में देखने में खो जाता है, ना कि वो ये सोचता है कि अरे यार ऐसा क्यों बोला. और कुछ लाइंस कभी कभी लिटरल भी होती हैं, उसमें भी आपको लगता है कि यू नो इंग्लिश में वो चीज़ शायद सही है बट हिंदी में हम उस तरह से नहीं बोलते. तो दिस वॉन्ट वर्क फॉर अस. ये लाइन मैं हमेशा सुनती थी इंग्लिश में. हाँ. ये मेरे लिए काम नहीं करता. इसका क्या मतलब है हिंदी में? हाँ, कोई मतलब नहीं है. ये नहीं है उसका ट्रांसलेशन. तो अगर आप इसको बोलने को बोलोगे तो आप बोल तो दोगे लेकिन वो अननेचुरली साउंड करेगा, चाहे आप कितना भी नेचुरल फिर उसको बोलो. क्योंकि हम ऐसे बात ही नहीं करते हिंदी में. करेक्ट. हम ये थोड़ी बोलते हैं ये काम नहीं करता. इसका क्या मतलब है? दिस डजंट वर्क. ये मेरे लिए काम नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है. यानी मैं इस चीज को यूज नहीं करता या ये मेरे लिए नहीं बना. अगर आप इस तरह की चीजें नेचुरल जो बोलचाल वाली भाषा है वो बोलोगे, तब तो वो जाके रेजोनेट होगा ऑडियंस के साथ. तब आपको भी सही लगेगा बोलने में. हाफ द थिंग ऑन माइक इज कन्विक्शन, राइट? जब आप भी लाइनें पढ़ रहे हो, यू आर कन्विंस्ड अबाउट द कंटेंट, तभी तो आप डिलीवर कर पा रहे हो. व्हाई आर यू अ गुड वॉइस एक्टर? व्हाई आर यू अ गुड एक्टर? Simply because you're convinced about the content that is presented to you, that is why you are able to emote convincingly. आप अगर convinced नहीं हो, आपका वो क्या कहते हैं 100% नहीं आएगा. You'll be somewhere at 50%, 60%, तो naturally वो दिखेगा आगे. And again it's your voice. तो वो सुनाई भी वैसा ही देगा. एंड वो फिर सही नहीं सुनाई देगा. अच्छा, कई लोगों को लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, या ऑपोजिट की बात करें तो कई लोगों को लगता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है. तो एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाज़ अच्छी या बुरी होना ही ज़रूरी है, या और भी फैक्टर्स होते हैं? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ऐसे एक्टिंग तो है ही. ऑफ कोर्स, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो भाई बहुत गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आपको यू नो ऑलरेडी ऊपर वाले ने भर के भेज दिया है. हाँ, तो उसका सही इस्तेमाल करो. डेफिनेशन क्या है? मैं आपको बताऊं, इंडियन मेंटालिटी में अगर मेल की वॉइस में बैरिटोन है, हेलो वाली, तो सबको लगता है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. और ऐसे उनको सलाह भी दी जाती है, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है तो इसके साथ कुछ कर लो. ऐसे कई लोगों ने कॉल भी किया है कि यू नो मेरी आवाज़ है, तो कई लोगों ने मुझे कहा है कि आवाज़ से कुछ कर लो. तो मैं आवाज़ से क्या कर सकता हूँ? अच्छा. आवाज़ से आप बोल ही सकते हैं. और किसी की बहुत स्वीट वॉइस है, ओह यू हैव सच अ स्वीट वॉइस, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, इसका तुम्हें कुछ करना चाहिए. तो येस, ऑफ कोर्स, आपकी आवाज़ अच्छी है तो हाफ द बैटल इज वन. यानी आप 50% तो हैं, लेकिन 50% तो आपको करना है. इफ़ यू डोंट हैव ड्रामा स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन दो स्किल्स. नहीं तो वीओज अवेलेबल हैं, आप वीओ आर्टिस्ट बन के रह जाएंगे. बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स दैट करंटली द वॉइस इंडस्ट्री हैज़ टू ऑफर, यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस. यानी आप उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. ऑफ कोर्स टाइपकास्ट मत होइए, इसका ध्यान रखिए कि आपकी वॉइस रेंज क्या है वो पहले ढूंढिए. हो सकता है तो गेट अ वॉइस कोच हु विल हेल्प यू एक्सप्लोर योर वॉइस बेटर. फिर ड्रामा तो डेफिनेटली. एंड पढ़ना, प्लीज़ हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो. बिकॉज
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई रियलाइज है कि बिंदी गायब है, लोगों को पता ही नहीं है डिफरेंस क्या है। हिंदी में तो ये बेसिक है, यानी आपको ये पता ही होना चाहिए। इसके आपके मतलब इसको आप इसके लिए आपको कोई टोके तो आई रियली डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। सेम विद इंग्लिश, यानी जब आप इंग्लिश में कुछ बोलो तो इट शुड साउंड ऑथेंटिक। ये ना लगे कि आप, जैसे हम हिंदी में, अब हिंदी भाषी या नॉर्थ बेल्ट में जहाँ ज़्यादा हिंदी बोली जाती है वहाँ पर कुछ वर्ड हैं, जैसे केयर नहीं बोलते लोग, केयर बोलते हैं। हाँ। फिर थियोरी नहीं बोलते, थ्योरी बोलते हैं, बिकॉज दीज हैव बीन एम्बेडेड इनटू द हिंदी वोकैबुलरी। लेकिन आपको वेरी कॉन्शियसली ये चीज़ें चेंज करनी है। आप जब आपके सामने केयर लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू से केयर, नॉट केयर, एंड यू हैव टू से थ्योरी। यू कांट से थ्योरी अनलेस आप एक बहुत हिंदी बेस्ड कंटेंट कर रहे हैं। करेक्ट। तो दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। हाँ, जैसे ना मुझे याद है कि मैं दिल्ली में डब करती थी डोरेमोन, और जो हमारे डायरेक्टर थे विनीत सर, वो मुंबई से आए थे। तो कुछ वर्ड जैसे होते थे, हाँ विनीत सर, तो वह जैसे होते थे, जैसे अभी मुझे याद आ रहा है होराइजन, और मैं छोटी भी थी तो मेरी वोकैबुलरी उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, तो मैं बोलती थी हॉरिजन। करेक्ट, क्योंकि हमें वही सिखाया गया है। वही सिखाया गया था। एग्जैक्टली। तो आप क्या करेंगे? हाँ। अभी BEAR बियर बोलते हैं बियर लोग, बोलते हैं, जबकि जबकि बेयर होता है। है। बट इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू से बियर। इसमें हंसने वाली बात नहीं, बिकॉज उन्होंने सुना वही है। लेकिन आपको कॉन्शियसली अपने आप को करेक्ट करना है, इट्स बेयर। जब आपको आपके सामने ये वर्ड आए तो आप उसको सही उच्चारण से, जैसे तुमने कहा कि हॉरिजॉन है, ऐसी गलतियां तो मैं भी कर चुकी हूँ। और हमारे यहाँ तो इंडिया में तो वाह वाह कल्चरल इन्फ्लुएंस भी तो बहुत है। इफ यू आर अ महाराष्ट्रियन यू हैव दैट इन्फ्लुएंस, इफ यू आर अ साउथ इंडियन यू हैव दैट इन्फ्लुएंस, इफ यू आर अ बंगाली यू हैव अ डिफरेंट डायलेक्ट। तो इसको भी तो ओवरकम करना है भाई, बहुत काम करना है हमें। तो आई विल से, आई मीन इट्स टेक इट टू योर एडवांटेज। The languages, the skills, the practice, use it to your advantage. And अगर आप bilingual है, multilingual है, excellent, हर language को polish करो। हाँ, सही बात है। या it helps और ये करना ही है। और English words को तो मैं खासा कहती हूँ, क्योंकि you also know कि कितने English words आते हैं हमारी डबिंग में। तो आप भी जानती हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तो अचानक एक लाइन इंग्लिश में आ जाएगी। हाँ। अगर उसको आपने बहुत ही हिंदी लहजे में या कुछ बोल दिया ना, तो इट डजंट साउंड गुड। तो वो आपको ध्यान रखना है, यानी हर किसी को ध्यान रखना है, वो तो है। सो दैट इज वाई सम पीपल स्टैंड आउट कि बहुत अच्छा काम करते हैं। दैट इज बिकॉज दैट पर्सन हैज वर्कड ऑन हिज और हर वॉइस स्किल, और कर करके भी आदमी सीख जाता है कि अच्छा ये इस तरह से, वो उस तरह से। तो ये चीज़ें मेरी पता है इंग्लिश कैसे ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स करती थी। तो मैंने इनिशियली ई-लर्निंग के भी प्रोजेक्ट्स किए। ओके। तो उसमें जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी ना, हाँ। सिखा मैं रही होती थी, पर मैं भी सीख रही होती थी। सी देखो, बट इसमें अपॉर्चुनिटी देख के तुमने वो पिकअप किया ना, वो बहुत बड़ी बात। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हम टॉयज़ नहीं बोलते, हम टॉर्टस बोलना चाहिए। पोएम नहीं होता, हमने बचपन से पोएम किया है, पर पोम होता है। पोम मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सीख के उसको इम्प्लाई करना अपनी लाइफ में, वो भी तो एक चीज़ है ना। इसको अपनी लाइफ में लेकर आना कॉन्शियसली। हाँ। ये कॉन्शियस एफर्ट है। यस। अब मैं क्या करती हूँ, मैं माइक पे जब होती हूँ तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, पर जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं पोएम ही बोलूँगी। करेक्ट। क्योंकि अगर मैं पोम बोलूँगी ना तो वो कहेंगे क्या पागल है ये, क्या अपना कुछ दिखा रही हो। अरे ये भी तो मुश्किल होती होगी ना। हाँ, वो उन्हें लगता होगा, अगर हम कभी बोलेंगे भी ना तो उन्हें लगेगा ये गलत बोल रही है। अरे पागल, तू गलत बोल रही है। कहाँ से सीखा? तो अब किस से लड़ेंगे। बट हाँ, माइक पे तो सही बोलना बहुत ज़रूरी है, आपने सही कहा। एक और मयूर व्यास जी जो हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि एक वॉइस आर्टिस्ट की जो रीडिंग स्पीड है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप ये वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके 4 वर्ड आगे तक आपकी नज़र ऑलरेडी दौड़ चुकी होनी चाहिए। तो रीडिंग स्पीड भी हमारी बहुत ज़रूरी है ना। तो बेसिकली ये तो आप देखिए बचपन से ही है। कुछ बच्चे क्लास में बहुत जल्दी पढ़ते हैं, कुछ लेट पढ़ते हैं। तो ये तो लैंग्वेज की समझ की ही बात है। हाँ। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में, तो आप हिंदी पढ़ने में कितना कंफर्टेबल है वो देख लीजिए। ऑफ कोर्स व्हाट ही सेड इज राइट, लेकिन
क्या होता है लैंग्वेज का, तो वो है ना कि मन में वो वर्ड बनते चले जाते हैं. एंड एज अ डबिंग आर्टिस्ट आई नो यू हैव फेस्ड इट कि जब आप वर्ड एक सुन रहे हैं तो पिछली लाइन में बंदे ने क्या बोला, उसका क्या जवाब होगा, आप कैरेक्टर में भी ढल चुके हैं, अब ये क्या बोलने वाली है, ये ऑलरेडी एक मन की तैयारी होती है. एंड यू वांट टू रीड दोज लाइंस, और अगर वही लाइन सामने आ जाए तो आपका काम फास्ट हो जाता है. वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. हाँ, इट्स इम्बाइब टैलेंट. Yeah. आप कभी सोचो, आपको कोई स्क्रिप्ट ना भी दे अगर, तो सामने वो क्या बोलेगा, विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट आप जवाब दे दोगे. क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा है, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज. अगर आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, करेक्ट, तब होगी दिक्कत. बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी, योर माइंड इज शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी. तो आपको वर्ड्स ही नहीं सूझेंगे जल्दी, पता ही नहीं चलेगा. यू वोंट बी एबल टू थिंक कि अभी क्या बोलेगा. सो इफ यू आर मल्टीलिंगुअल एंड हाउ फ्लुएंट यू आर इन दोज लैंग्वेजेस, इट डिपेंड्स ऑन दैट ना. लैंग्वेज बोल बोल के ही आप पॉलिश कर सकते हैं. तो येस, आई मीन आई थिंक इट्स ऑल्सो, अगर आप स्कूल में लिटरेचर वगैरह या लैंग्वेजेस में अच्छे रहे हैं तो आप इसमें तो बहुत ही अच्छे हो. सही बात है. आप बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हो ना. तो मेरा तो अगेन आई विल से कि आई एम अ कन्नडिगा, आई एम अ साउथ इंडियन. तो कन्नड़ा घर में बोल बोल के आई एम फ्लुएंट इन कन्नड़ा. आई कैन थिंक, टॉक, एवरीथिंग. एंड माई मदर इज़ फ्रॉम द बॉर्डर एरिया ऑफ कर्नाटका, तो वो शी इज़ गुड इन मराठी एंड कन्नड़ा. तो सिमिलरली हियर मराठी एंड कन्नड़ा वेरी फ्लुएंट. और मुंबई आके तो मराठी और भी पूरी पॉलिश हो गई मेरी. फिर यहाँ पर गुजराती भी बहुत बोली जाती है, तो वो भी पिकअप कर लिया. हिंदी तो पिकअप हो ही गया, इंग्लिश तो स्कूल में आ ही गई. तो इस तरह से हुआ. बट गलत बोल बोल के फिर मैंने अपनी लैंग्वेज सुधारी. गलत बोल के. हाँ, अब किसी को डर लगता है, आती है मराठी, लेकिन गलत बोलने के डर से लोग बोलते नहीं है. अरे लेकिन तुम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हें कोई करेक्ट कैसे करेगा. सही बात है. हाँ. तो आप बोलोगे तब आपको पता चलेगा. उसमें जेंडर होता है, इसका ये जेंडर है, उसका वो जेंडर है, इसको फेमिनिन बना दिया, उसको पुल्लिंग बना दिया. तो ये आपको तब पता चलेगा ना जब आप बोलोगे भाषा. आप बोलोगे ही नहीं उस लैंग्वेज में तो लैंग्वेज खो जाएगी. और आई लाइक to learn languages. So if I have an opportunity, I definitely learn. चाहे गलत बोलूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोल देती हूँ. फिर सामने वाला समझ जाता है और करेक्ट भी कर देता है कि ऐसा नहीं, ऐसे बोलना है. क्या बात है. यूर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, वो बोलते हैं ना कि हमें हर कोई भी सीखने की उम्र नहीं होती, हर उम्र में हम सीख सकते हैं. तो हाँ, इसमें ये है सोनल कि आपको इनहिबिशंस छोड़ने पड़ेंगे, शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी. अगर आप शर्माते रहेंगे फिर आप शर्माते ही रह जाएंगे. तो मैं हूँ भी शर्मा. तो हो शर्मा पर बिल्कुल नहीं शर्माते. नहीं. तो आपको झिझक नहीं होनी चाहिए बेसिकली. हाँ. किसी के भी आप सोचेंगे कि अरे यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, तो फिर तो हो गया, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आप सही बोल रहे हो. पता है जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने वाली, शांत रहने वाली और बहुत अपने आप में रहने वाली, सिमटी हुई थी. संस्कार कहते हैं. थैंक यू. बट आई रियलाइज्ड कि क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है एंड हम आर्टिस्ट हैं, तो हमारा लोगों से घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है. हमारा लोगों से बातें करना, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ की ये बात. अब मैं काफ़ी घुल मिल जाती हूँ. लेकिन हाँ, इनिशियली आई वॉज वेरी, मैं सिर्फ अपना काम करती थी और जाती थी, आती थी, काम करती थी, जाती थी, बस. मुझे याद है वो एक कंटाला का तुमने बताया था. हाँ. कंटाला आ रहा है. मुंबई में सुना था वर्ड कंटाला. ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुंबई में यूज़ किए जाते हैं. हाँ. ये सोच के कि ये हिंदी वर्ड्स हैं, बट मेरे लिए इट वाज अ शॉक कि ये क्या वर्ड बोल गए अभी. ये क्या था, घाई. कोई आ घाई मतलब घाई हो रही है. और भी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं. अच्छा, कलिंगड़. कलिंगड़ क्या होता है कलिंगड़? कोई गढ़ है. हाँ, पता चला रही है तो तरबूज होता है. अच्छा, बटाटा और क्या कांदा. ये हमने थोड़ा बहुत फिर भी सीरियल्स वगैरह में सुना हुआ था. एक और फनी इंसिडेंट है. पता है मैं जब नई नई मुंबई आई थी तो आई वॉज 21-22. हाँ. तो मुझे पहली बार सब्जी खरीदने निकली हूँ. हाँ. मम्मी ने ही किया है हमेशा ये सब. तो मैं गई और एक शो आता था पवित्र रिश्ता. तो उसमें मैंने सुना हुआ था आई ताई. ठीक है, तो मुझे ये पता था कि दीदी को या तो आई बोलते हैं या तो ताई बोलते हैं. Okay. अब मैंने कहा आई वॉन्ट टू फील लाइक आई एम फ्रॉम हियर.
तो मैं गई और वो दीदी बैठी हुई थी सब्जी बेचने के लिए और मैं बोल रही हूँ आई ये कांदा कितने का दिया एंड मुझे नहीं पता कि आई मतलब मम्मी और वो मुझे ऐसे देख रही है। फिर मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत दिया। मैंने कहा ताई कांदा कितने का दिया? उसने कहा होगा कांदा रखो पहले रिश्ता डिसाइड करो मैं आई हूँ कि ताई हूँ। पर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी ताई तो नॉर्थ में और है कुछ। ताई मतलब ताया जी की वाइफ यानी Yes. पापा के बड़े ब्रदर की वाइफ। पर मुझे भी बहुत मज़ा आता था कि कोई मेरे साथ मराठी में बात करे, मुझे मराठी सीखने को मिले। तो मैं अब समझ जाती हूँ मैं मराठी, पर उतनी बोलनी नहीं आती है। हाँ, और ये तो लैंग्वेज का तुमने बताया, बाकी मैंने डबिंग आर्टिस्ट जो दिल्ली से आए या कहीं और से आए उनका ये देखा है कि जब बारिश का मौसम आता है तो सब सहम जाते हैं, डर जाते हैं मुंबई से कि मुंबई में पानी भरेगा और अब क्या होगा, थोड़ी भी बारिश अगर हुई अब हम कैसे जाएंगे। नज़ारे ऐसे ऐसे न्यूज़ वाले फ्लैश करते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो गया। तो ऐसा लगता है नहीं कुछ नहीं हुआ है भाई, छाता खोलो और जाओ। तो ये है कि छाता खोलो, अपना काम करो, जाओ, आपको जहाँ जाना है जाओ, जहाँ आना है आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं रुक जाओ, वो थोड़ी कम होगी अपने आप। तो ये तो मैं हमेशा देखती थी, तो मैं हमेशा सबसे कहती थी मत डरो। हाँ, करेक्ट। न्यूज़ तो तुम देखो ही मत। हाँ। यहाँ पे दिखाएंगे वही लो लाइंग एरियाज दिखाएंगे बार वही शॉट लगा के। हाँ। देखिए यहाँ बहुत पानी भर गया, कहीं नहीं भरा है, कहाँ है पानी? कई बार तो पुरानी फुटेज चला रहे होते हैं। जब मम्मी पापा दिल्ली में थे, अगेन इनिशियल टाइम्स की बात है, और मैं यहाँ इतना एंजॉय कर रही हूँ ना मॉनसून को, इतना अच्छा लग रहा है मुंबई का मॉनसून, तो मज़ा आता है। हाँ। तो मम्मी पापा का वहाँ टेंशन में फ़ोन आ रहा है। मेरे मामा का एक दिन फ़ोन आ गया और बोलते हैं सोनल टॉर्नेडो वार्निंग है। मैंने कहा मामा यहाँ सही काम चल रहा है यार, क्या हो गया? कह रहे नहीं घर में जाओ और राशन भर लो 4-5 दिन का। मैंने कहा प्लीज चिल, ये न्यूज़ वाले फालतू में डराते हैं। ऐसा मत करो, घबराओ। हाँ। तो मैं हमेशा कहती थी प्लीज मत डरो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ, आराम से आओ। जितना डरोगे उतना और डर जाओगे। हाँ। और घर में बैठ जाओगे जिसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। यहाँ तो लाइफ चलती रहती है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। यस, चाहे कोई कहीं से भी आए। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है, अनगिनत, लेकिन मेरा फेवरेट है हैना मोंटाना। थैंक यू। वैसे वो मुझे मिला था बिकॉज कुमुद वाज ओरिजिनली डूइंग इट, फिर शी गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू अब्रॉड, तो फिर मैंने वो निभाई जिम्मेदारी। बट वो मुझे इतना मजा आया करने में, बहुत सारे एपिसोड्स किए उसके बाद। बट पागल थी वो। हाँ, एक्चुअली, एंड वो पागल थी इसलिए उसकी डबिंग करना भी मुश्किल रहा होगा। आई एम जस्ट इमेजिनिंग इस वक्त। लेकिन मैं उस वक्त ये कौन से साल की बात है हैना मोंटाना? आई थिंक ये 2002 शायद। तो आई वॉज प्रॉबली इन माई अर्ली टीन्स। तो मैं वो इतना एंजॉय करती थी ना शो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आई एम श्योर 90s के जो बच्चे हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे। हैना मोंटाना एंड दैट्स सो रेवन, ये वाले जो शोज डिज्नी पे शुरू हुए थे। दैट्स सो रेवन तोशी का शो था। करेक्ट। उन्हें भी बुलाना है हमें शो पे। तो वो जो शोज आते थे ना, एक और आता था जिसमें 2 ट्विन्स होते थे, जैक एंड सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी। हाँ, तो वो एक अलग ही एरा था, अलग ही फील और वाइब थी उस एरा की। बिल्कुल। तो इसी के साथ ना हम एक बैक टू बैक वॉइस चैलेंज कर ले। ओके, ट्राई करती हूँ। मैं आपको आपके कैरेक्टर्स के नाम बोलूंगी, ठीक है, और आप उनकी कोई भी एक लाइन हमें बोल के सुनाना। श्योर, ठीक है। आई विल ट्राई। तो एक बहुत ही पॉपुलर शो था मीना की दुनिया। हाँ। जो यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था। उसमें आप मीना को डब करते थे। वो कैसे बोलती थी? मिट्ठू, मुझे स्कूल जाना ही है, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। मीना कुछ इस तरह की बहुत प्यारी बच्ची। बस सुनते ही मुझे याद आ गया कि हाँ, ये आवाज़ मैंने बचपन में बहुत सुनी है। ओके, डेनिस द मेनिस। ओह, डेनिस तो लड़का। अगेन डेनिस की छोटी सी कहानी है। डेनिस को 3 लोग डब करते थे। अनुश्री मेरी बहन, फिर प्राची सावे और मैं, क्योंकि उनको इतने सारे शोज एक साथ देने थे कि वो 3 स्टूडियोज में डब होता था। तो डेनिस तो लड़का था। ओह हाय हेलो कैसे हो, और हमेशा कुछ ना कुछ खराब करते थे। तभी वो मेनिस था, डेनिस द मेनिस। ओके, ऐसे भी कुछ शोज हैं, ऐसे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपने परफॉर्म किए हुए हैं और बाद में आगे जाके मुझे मौका मिला उनकी वॉइस बनने का। ओह ग्रेट। यस, जैसे उनमें से एक कैरेक्टर है रेवन,
रेवन फ्रॉम TTG। टीन टाइटंस को, जो आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हो, कैसे बोलती है रेवन? Azurath Metreon Zydos। क्या बात है। और डोरा द एक्सप्लोरर, बहुत लंबे टाइम तक आपने डब किया है डोरा को। हाँ, डोरा को पहले मेरी बहन डब करती थी। शी शिफ्टेड टू यूके एंड शी लेफ्ट डबिंग फॉर गुड। तो उसके बाद उनको क्लोज वॉइस मैच चाहिए था, तो तब मैंने वो करना शुरू किया, नहीं तो इनिशियली वो करती थी। हेलो, मैं हूँ डोरा, आज हम देखेंगे एक नई दुनिया। तो वो इस तरह से, और फिर वो गाने भी गाती थी। हाँ, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हैना मोंटाना, माय फेवरेट। ओह, हैना मोंटाना में तो कुछ नहीं करना पड़ता था। तो वो हैना मोंटाना की वॉइस रेंज होती थी। मैं वहाँ गई थी और फिर मैंने ये किया और फिर मैंने वो किया और फिर मैं यहाँ आ गई, मैं तुम लोगों के साथ फंस गई, ओलिवर, ओह माय गॉड। तो इस तरह का उसका वॉइस रेंज होता था, उसको परफॉर्म ही करना होता था, यानी वो आप डब नहीं कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है ड्रैगन बॉल जी से बुल्मा। ओह, बुल्मा तो एकदम, ओह वेजिटा, मुझे तो इससे देखते ही प्यार हो गया। इस तरह की है कुछ एक्सप्रेसिव बुल्मा। ओके, नेक्स्ट है गोटेन फ्रॉम ड्रैगन गोटेन बॉल तो जी। बच्चा है। ये वो हो, हमें वहाँ जाना है, चलो ट्रंक्स कम ऑन। ये इस तरह का कुछ है गोटेन। ओके, बारबी। बारबी अगेन मेरी नॉर्मल वॉइस थी। बारबी बहुत पॉइज्ड और सॉफ्ट और अच्छी, हाँ चलो चलते हैं जाते हैं, इस तरह की वॉइस होती थी कुछ उसकी। ओह नाइस। ओके, नेक्स्ट है हरमाइनी। हरमाइनी Harry अगेन, विंगारियम लेवियोसा। अगेन हरमाइनी भी आगे चल के परिग्ना ने करना शुरू किया। शुरुआती दौर में कुछ 3 फिल्म्स मैंने की थी। हाँ, परिग्ना वाज आल्सो ऑन द शो एंड शी मेंशन कि 3 फिल्म्स आपने की थी एंड देन उन्होंने शुरू किया। Right. तो आपने छोड़ा क्यों था हरमाइनी को? तो उस वक्त बहुत सारी, मतलब उस वक्त आप किसी कैरेक्टर से थोड़ी कनेक्ट हो रहे थे सोनल, आप बस काम कर रहे थे। तो जो भी फिल्म आई आपने कर दिया, जो भी फिल्म आई, अब हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उस वक्त हुआ होगा कुछ जिस वजह से मैंने नहीं किया होगा। अच्छा। तो वो कहीं और चला गया ना, कोई ऐसे उस चीज़ को पकड़ के रहता था कि ये चीज़ आपको ही करनी है, आप नहीं बदल सकते वगैरह वगैरह। तो इट वॉजंट ऑल दैट फैंसी। Okay. मैं तो इतना कहूँगी, इट वॉजंट ग्लैमरस। Now dubbing industry is glamorous. Yeah. It has lot of glamour. It has lot of interest. How? How? I think social media. At least people know कौन क्या कर रहा है, and thankfully credit भी मिल रहा है। हाँ, जो पहले नहीं एब्सेंट था, कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं था। एंड पीपल वुड वॉच ना, अभी भी लोग देखते हैं ना डब्ड कंटेंट। इट्स अ ह्यूज, क्या कहते हैं, बहुत सपोर्ट सिस्टम है लोगों के लिए जो देखते हैं शोज। फैन फॉलोइंग है। यस, उसके अलावा भी एक अच्छी स्टोरी को अगर आप सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं समझ पा रहे तो इट्स सैड। तो दिस इज क्रॉस्ड बैरियर्स, इट इज क्रॉस्ड बाउंड्रीज। वो लोगों के घरों तक पहुंच रही है कहानियाँ इन वॉट एवर लैंग्वेज दे वॉन्ट टू वॉच। तो ये कितनी अच्छी बात है। और ये कौन पहुंचा रहा है ये बताओ ना। तो अब ये बताया भी जा रहा है, तो इट्स रियली ग्रेट कि हम लोगों को क्रेडिट मिल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है। यस, बहुत सारा प्यार। तो उस प्यार से ही तो बने हुए हैं। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अब हमारा रैपिड फायर राउंड। ओके, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज फेवरेट वॉइस रोल दैट you've ever performed. रेवन, Raven has been because your favorite. it's very different. I feel she has that इस तरह से हंसती है और बहुत सीरियसली कभी बहुत सारा ह्यूमर भी क्रिएट करती है। सो इट्स वेरी एंजॉयबल। Okay. Next है most challenging project that you have worked on. ओह, आई थिंक इंसेप्शन। ये मैंने एली आंटी के साथ किया था, मेन फ्रेम कम्युनिकेशंस। उनके साथ ये एक तो स्टोरी समझने में बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आधा वक्त तो स्टोरी समझने में निकल रहा था कि हम ये क्या कर रहे हैं। सो मोर देन द वॉइस एक्टिंग, आई थिंक द फोकस वॉज कि एक सही तरह से कन्वे हो जाए लोगों को। सो आई थिंक इट वॉज रियली चैलेंजिंग। Okay. नेक्स्ट है वन वॉइस, मुझे लगता है वैसे इसका आंसर मुझे पता है, वन वॉइस यू लव टू ट्राई बट यू हैवंट येट। मुझे Oh लगता है आप my बोलोगे God. कि मैंने सारी तरह की वॉइसेस कर ली हैं। बट टेल मी। नहीं, I'll say, I think going forward, I'll really like to do an old woman. Oh. Not just for the voice, but also for the character. To see, what kind of. अब कभी कभी लगता है, इवन आई थिंक तुम्हारे साथ में भी होता होगा कि अगर कोई फिल्म अपनी ही डब्ड देखो तो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ यू थिंक, ओ यू कुड हैव डन दिस डिफरेंटली, ये चीज़ काफ़ी अलग हो सकती थी।
So I really think something like that would be very, very interesting. Okay, nice. Next है best piece of advice that you've received in your career. Don't sound animated. Especially when we are dubbing for a live project. Yes. Don't sound animated. ये advice मुझे मिली है and एक बहुत senior director and artist से मिली है. I think मंजू सिंह. Okay. उन्होंने कहा था मुझे कि तुम इस तरह से ये करना बंद कर दो. जो बहुत मुश्किल था. हाँ. Okay. Your go-to technique for warming up your voice. I'll say sit silently for some time. Don't say anything. Hear those things in your mind and take a deep breath and start. Okay. Nice. Yes. ठीक है. One industry trend that you're excited about. One industry trend is people want now to believe the content to an extent that वो dubbed ना लगे. I think that is very exciting. Correct. वहाँ पर आप कैसे फॉर्म करेंगे लाइन्स? I agree. Okay. Next है a hobby or interest outside of the voice industry. Oh, okay. मैंने तो आपकी सोचा पूरी ही नहीं. दुनिया इसमें ही है दुनिया ना? यहीं पर है. हाँ, I know. इंटरेस्ट का मैं ये कहूँगी कि इफ देयर इज समथिंग टू डू आई लाइक शॉपिंग अ लॉट. वो me too. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो मैं करती रहती हूँ. Okay. I think ये हर लड़की का शौक होता है ना शॉपिंग. और इसको करना चाहिए पता है. चाहे कुछ भी हो, चाहे फाइनली आप ऑनलाइन सब्जियां क्यों ना खरीदें. करेक्ट. It is shopping. मैं जब मुंबई आई थी तो आई केम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली Right. एंड हमारे घर में मतलब बहुत किफ़ायत से खर्चा होता था. Of course. और पहले के टाइम पे आई थिंक हर फैमिली में ऐसे ही होता था, मिडिल क्लास फैमिली में. तो मुझे खर्चे का उतना शौक भी नहीं था और आदत भी नहीं थी. तो जब मैंने मुंबई में आके खुद से कमाना शुरू किया, कमा तो बचपन से रही थी, पर जब वो पैसा हाँ मेरे पास उसका सब आना शुरू हुआ कि हाँ नाउ आई कैन स्पेंड, तो मैंने सबसे पहला गिफ्ट जो अपने आप को दिया था वो थी एक फॉसिल की वॉच जो थी कुछ 7,000 रुपये की. और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. Naturally. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें ना याद रह जाती हैं. वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स, वो छोटे छोटे पल. उस शॉपिंग लिस्ट में तुमने चप्पलें भी खरीदी होंगी ना, क्योंकि बहुत. हमारे यहाँ ही इंसिडेंट हुआ है तुम्हारे साथ. क्या? हमारे रूडो ने तुम्हारी चप्पल खा ली. मेरी? अरे हाँ. करेक्ट तो बात करेक्ट. तुम्हारी ही चप्पल खाई. मैंने कहा इसको सोनल की चप्पल मिल रही है. और पता है तुम अकेली हो जो नाराज नहीं हुई. उस दौर में वो चप्पलें बहुत चबाता था, फिर हमने उसको अलग रखना शुरू किया. तुमने कहा वाह वाह मुझे मौका मिल गया, मैं एक और ले लूंगी. देखो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना चाहिए ना. मैं तो भूल भी गई थी, मुझे याद भी नहीं था. नहीं मुझे याद रहता है. यही तो मुझे याद रहता है कि मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ. और जब आप स्टूडियो में हो तो आप अगर इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में कहोगे तो आप एक दुकान में हो, आपको वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे रोज़. तो आप फिर ह्यूमन नेचर को एनालाइज करते हैं. आप लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कोई गुस्सा करता है, कोई हंसता है, कोई डांटता है, कोई खुश हो जाता है. तो बहुत सारी चीज़ों का भी पता चलता है कि. और आई डोंट थिंक वी शुड होल्ड इट अगेंस्ट पीपल, क्योंकि कोई किस तरह का सुन के आया है या कुछ घर में कुछ चल रहा है या ये चल रहा है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि छो भूल जाऊँ. यही आपका नेचर मुझे बहुत पसंद है. चलो इसी हंसी के साथ अब हम आ गए हैं हमारे टंग ट्विस्टर राउंड पे. सो एक टंग ट्विस्टर आपको 3 बार बोलना है एंड जो भी टंग ट्विस्टर होगा वो आप डिसाइड कर लेना कि मैं इस आवाज़ में बोल रही हूँ. ओके. तो उस आवाज़ में आपको 3 बार बोलना है. अच्छा ठीक है. ठीक है. Sure. चलो देखते हैं. आज मैं इस कुर्सी पे हूँ और आज आप उस कुर्सी मैं पे हो. यहाँ पर हूँ. इसका बदला लूंगी मैं. चलो लेट्स सी. ओके फर्स्ट है चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है. सो यू हैव टू से इट फास्ट इन अ डिफरेंट वॉइस. 3 बार. ओके. चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है. चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है. चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है. वाओ ये रेवन थी. क्या बात है रेवन. वेरी नाइस. ओके नेक्स्ट है आयरिश रिस्ट वॉच स्विस रिस्ट वॉच. Irish wristwatch, Swiss wrist. I like that. Irish wristwatch, Swiss wristwatch, Irish wristwatch, Swiss wristwatch. So much fun.
ये कौन सा कैरेक्टर था? ये आई थिंक अभी मैंने जो कहा मैं भूल भी गई अभी मैंने कौन सा कहा था। कौन सा था? एक था कैरेक्टर उसी में किया भी था शायद। गोटेन। हाँ गोटेन। अरे वैसे मैं बैक टू बैक वॉइस में आपसे बटरकप तो करवाना ही भूल गई। अरे बटरकप की भी ऑलमोस्ट सेम वॉइस है, बस थोड़ी सी फेमिनिन है। आयरिश स्विस वॉच, नहीं तुमने क्या कहा? आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। स्विस रिस्ट वॉच, रिस्ट। ये कितनी फन एक्टिविटी है ना हमारे लिए एंड उन सब के लिए जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिस करने वाली चीज है, ये तो बिल्कुल। करना ही चाहिए डेफिनेटली। बटरकप की बीच में बात हुई तो मुझे याद आया, मुझे बबल्स करने की अपॉर्चुनिटी आपने ही दी थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे वो अगेन यू आर द बेस्ट इन द कैटेगरी। थैंक यू। वो अप्रूवल वहां से आया था वार्नर ब्रदर्स से, सो भाई आपने ऑडिशन के लिए बुलाया तो यस डेफिनेटली वो मेरे लिए बड़ी बात है ना। ओके नेक्स्ट है द सन शाइन्स ऑन द सोफा। The sun shines on the sofa, the sun shines on the sofa, the sun shines on the sofa. ये कौन था? Hermione. ओह वाओ। ओके नेक्स्ट है रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। अब ये किस वॉइस में करूं? रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। डोरा। वाओ डोरा। ओके लास्ट वन है कौन सा दूं? फ्रेड फेड टेड ब्रेड। ठीक है, फ्रेड फेड टेड ब्रेड एंड टेड फेड फ्रेड ब्रेड। Fred fed Ted bread And and Ted Ted fed fed Fred Fred bread. बस हो गया ये तो। शाम हो जाएगी, ये तो मैं अपनी वॉइस में कर ठीक है। देती हूँ। Fred fed Ted bread, Ted fed Fred bread. Fed Fred bread सब हो गया। Ted fed Fred bread, Fred हो गया। Fred fed Ted bread, Ted fed Fred bread, bed हो गया। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। नाइस नाइस है ना, अच्छे टंग ट्विस्टर्स है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा एक सिचुएशन है कि मेरे जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो एक लाइन में खड़े हैं और आपके जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो एक लाइन में खड़े हैं एंड अभी सिचुएशन सुनो फिर और हंसी आएगी कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं सुपरमैन के रोल के लिए। तो ये सब एक्टिंग के ऑडिशन देने आए हैं एंड नाउ दे आर लाइक कि मुझे सुपरमैन बनना है और मुझे सुपरमैन बनना है। Okay. ठीक है, खुद ही पहले कार्टून है और सुपरमैन बनने आ गए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। ओके ओह हाय, मैं हूँ बबल्स और मैं टाउनसविल से आई हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर सुपरमैन का ऑडिशन देने आई हूँ। सुपरमैन तो मैं ही प्ले करूँगी। नहीं ओए रुक, मैं ही सुपरमैन बनूंगी। मैं हूँ बटरकप फ्रॉम PPG। ओए हटो, मेरा वो दबंग रोल है और मैं ही सुपरमैन बनूंगी। एक सेकेंड, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। तुम सब साइड हो जाओ क्योंकि असली ताकत तो मेरे पास है। एक लड्डू खाऊंगा और ये रोल मैं ले जाऊंगा। आज़ुरात मेट्रियन ज़िंदोस, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं हटे तो मैं सबको भेज दूंगी आज़ुरात और मैं खुद सुपरमैन बन जाऊंगी। ओहो, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? कौन है ये जो इतने गुस्से में बात कर रही है? मुझे तो लगता है कि ये सुपरमैन कभी नहीं बन सकती। सुपरमैन तो सिर्फ डोरेमोन ही बनेगा। नहीं, डोरेमोन में से मॉन काट दो, डोरा ही सुपरमैन बनेगी। क्या बात है, मज़ेदार। मज़ा आया। अच्छा आपकी ना जो वॉइसिंग जर्नी है उसके अलावा भी, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, तो आपकी पर्सनल फ्रंट पे जो प्रेगनेंसी जर्नी है हाँ वो उतनी स्मूथ नहीं रही है। राइट है ना। एंड आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है। राइट एंड वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप शेयर करना चाहोगे? बिकॉज हो सकता है कि कोई जो देख रहा है उसे इसे एक्सपीरियंस को देख के सुन के कुछ फ़ायदा हो सके। श्योर, अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को मदद मिले तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो मैं तो अपनी जर्नी का ये कहूँगी कि फेथ बीट्स एवरीथिंग। फेथ सबसे ऊपर है। आपका विश्वास जिस किसी में भी है, आप ऊपर वाले पे यकीन करते हैं नहीं करते हैं, या जिस किसी में भी और ख़ुद पर आपको कितना यकीन है, उस पर
मेरी कहानी बेस्ड है, मैं तो यही कह सकती हूँ, खुद पे मेरे यकीन में और भगवान में मेरे विश्वास में। तो मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी मुश्किल रही, हर बार मुश्किल रही। और अब जो लास्ट मेरी हुई है उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे लोगों ने मना कर दिया था, मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बट उसके बाद भी आई वेंट अहेड। हाँ, जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मुझे रास्ते दिखाई देने लगे। मैं एक डॉक्टर के यहाँ गई, उन्होंने मुझे किसी और डॉक्टर के यहाँ पहुँचाया कि आप वहाँ जाइए, बिकॉज़ मेरे आफ्टर माई डॉटर मेरे बहुत सारी केसेस हो गए थे इस तरह से, जिसमें सभी ने फिर आगे कहा कि आप नहीं कर सकते। बट फिर सो आपकी पहली बेटी कौन से ईयर में शी वाज बोर्न? सो माई डॉटर वॉज बॉर्न इन 2005। ओके, यस, वो तो सब ठीक रहा, नो इशू वगैरह, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में आई लॉस्ट अ चाइल्ड इन फुल टर्म लेबर, और उसके बाद तो आई वॉज वेरी क्लोज टू डेथ। फिर मैं बच के आ गई, मैं तो यही कहूँगी। और उसका जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है। करेक्ट। और आपके केस में ऐसा हुआ कि फर्स्ट चाइल्ड वाज अ C-section. सी सेक्शन एंड यू वर ट्राइंग फॉर द सेकेंड चाइल्ड एज अ Yes, नॉर्मल be डिलीवरी। back. हाँ। एंड उसमें क्या हुआ आप बताओ उस तो प्रोसेस उस में? प्रोसेस में ये हुआ कि वी वर ट्राइंग अ नॉर्मल डिलीवरी, बट कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पिछला स्कार रप्चर हो गया, जिसकी वजह से आई लॉस्ट माई सन। तो वो उस दिन पे उसे पैदा होना था और वो नहीं रहा। ये सिचुएशन हुई मेरे साथ। एंड आपकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं तो हाँ नेचुरली, मतलब मेरा भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी उस वक्त, और जैसे तैसे फिर मैं बच गई, वो नहीं बचा नेचुरली, वो तो बचना ही नहीं था उसे। फिर मैं बच गई तो मैं डरने लगी। पहला फेज़ तो डर होता है, पर्सनली आपको डर लगने लगता है हर चीज़ का, तो आपको लगता है कि आगे आपको कभी ये ट्राई ही नहीं करना है, क्योंकि आप डर गए हो ना, आप मौत को इतने करीब से देख चुके हो, तो आपको डर लगेगा और आपको हर बार वही चीज़ याद आएगी, वो दर्द, वो डर। तो इस चीज़ को कभी हमने फिर आगे ट्राई नहीं किया। हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। फिर कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हम जो यूज़ करते हैं उसमें से आई हैड ऑप्टेड फॉर अ कॉपर टी, और कुछ ऐसा हुआ कि आई गॉट प्रेग्नेंट विद द कॉपर टी। तो ये भी मुझे पता नहीं था, ये हो नहीं सकता था। तो फिर जब हम चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तो प्रेगनेंसी है। मैंने कहा तो कॉपर टी होता है, 99% केस में नहीं होता, देयर इज ऑलवेज 1% चांस। अच्छा, वो 1% ब्रैकेट में मैं हमेशा से रही हूँ। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब डॉक्टर ने कहा कि 1% चांस में ये फेल होगा तो मेरा फेल हुआ था, 1% चांस में ये नहीं होगा तो मेरा हो गया था, तो मैं 1% ब्रैकेट में ही रही हूँ हमेशा। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि ये चीज़ तो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। अच्छा, तो और मैंने ये आगे कितने opt सालों किया। बाद की बात है? ये बहुत सालों बाद की बात है। दिस इज़ अबाउट शायद मेरी बेटी 12 या 13 साल की होगी। ओके। हाँ, 12 साल की थी आई थिंक, यस। तो ये तब की बात है। तो ये तब हुआ, और फिर बाद में हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, फिर हम उससे आगे बढ़े, बट उसमें भी वी हैड टू गो थ्रू अ ट्रेजेडी। व्हाट? माई सर्विक्स ओपनड एंड आई हैड टू डिलीवर, एंड दैट वॉज सो पेनफुल, क्योंकि ये 5th मंथ में हुआ और आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और मुझे 2 दिन तक वेट करना पड़ा, क्योंकि अब डॉक्टर ने कहा और कोई रास्ता नहीं है, आप इतने डायलेट हो चुके हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, आपको बच्चे को डिलीवर करना पड़ेगा एंड ही विल नॉट सर्वाइव। 5th मंथ में तो ऑफ कोर्स नेचुरली कोई चांस ही नहीं था, देयर वाज नथिंग एनीवन कुड डू, वी वर जस्ट वेटिंग। फिर हम 3rd डे पे डिलीवरी हुई एंड नेचुरली द बेबी कुडंट सर्वाइव, लंग्स ही नहीं बने थे, अब डेवलप ही नहीं कर सकते थे, तो ये भी हुआ। फिर मैंने कहा कि यार इतना, मतलब तुमने अपने आप से लड़ी, और मैंने कहा ये क्या है, मतलब 2 बार सजा दे रहे हो, ये तो बहुत बुरा है, ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, मतलब ये तो सजा है। मैंने कहा अब ये सजा नहीं होगा, अब ये मैं सोच समझ के इसको करूंगी, और मैं आई विल इमर्ज अ विनर, चाहे जो भी होगा मैं इसको जीतूंगी। फिर जब मैंने अपनी बेटी से भी बात की, बिकॉज वो बड़ी है, अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, शी सेड कि नहीं ये नहीं। फिर सोनल क्या होता है ना, आप हर बार बच्चों से पूछ के अपने फैसले नहीं ले सकते, चाहे वो बड़े हो गए हो, मैंने बच्चे के लिए किया, ये सब बातें ना, इसमें मैं बिलीव नहीं करती।
आपको जो लगता है ना आपको ये करना है, आपकी एक ज़िंदगी है, चाहे आप अग्री करो या नहीं करो किसी से, अगर आपको करना है ना तो आप कर लो। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आप तो कर रहे हो क्योंकि आपको करना है ना, आपके मन में वो बात नहीं रहनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो इस चीज़ से अगर गुजरती हैं या गुजर रही हैं, प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ। और मैंने ये लड़ाई अपने आप से लड़ी है और मैंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ को करूँगी, वो मेरा एक वो बन गया लक्ष्य, मुझे ये करना है। फिर वो भी कोई राह मेरी आसान नहीं थी, वो भी मैं बता देती हूँ। फिर मैं जब प्रेग्नेंट हुई और डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका तो केस ही ख़राब है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब आप प्लीज़ सोचिए, और आपकी अब उस वक्त एज भी है तो आप सोचो क्या करना है, कैसे करना है। फिर आपको 10,000 टेस्ट भी करने हैं क्योंकि हो सकता है यू विल कैरी एन अबनॉर्मल चाइल्ड। बहुत लोगों ने बहुत सी चीज़ों से डराया। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर एज बढ़ जाती है तो अबनॉर्मल चाइल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, तो यू हैव टू गो थ्रू सेवरल टेस्ट्स। वो करते हैं आजकल, मेडिकल साइंस इज सो एडवांस्ड। तो मेरे भी वो टेस्ट हुए जितने हो सकते हैं। अब इसके बाद भी किस्मत में जो होता है वो होता है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज़ें थी, उसके बावजूद हम आगे बढ़े। फिर मैं डॉक्टरों से मिलती रही। फिर मैं एक डॉक्टर से मिली, डॉक्टर सलोनी सूचक, हमारे घर के पास ही है। तो उन्होंने कहा देखिए आपका केस तो मैं नहीं ले पाऊंगी बट मेरे पिताजी ले सकते हैं, डॉक्टर नानावटी। तो डॉक्टर नानावटी के पास आप जाइए और उनको अपना केस एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनको, तो बहुत ओल्ड डॉक्टर, और उन्होंने पेपर पेन लेके बैठे। उन्होंने कहा तुम अपनी हिस्ट्री बताओ। मैं बताती गई, वो लिखते गए, मैं बताती गई, वो लिखते गए। इसके बीच में भी कई किस्से थे, अब वो मैं क्या, तो वो जैसे उन्होंने लिखा फिर उन्होंने कहा हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। तो वो बोले ठीक है अब तुम्हें क्या करना है। तो मैंने कहा अब मुझे आगे बढ़ना है। तो बोले अब आगे बढ़ना है तो अब मैं आपको रास्ता बताऊंगा, लेकिन आपको वही करना है जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा बस यही तो चाहिए था कि कोई रास्ता बताए। हाँ आप बताइए, मैं वो करूँगी। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया, फिर उन्होंने मुझे एक सर्वाइकल स्टिच के बारे में बताया। उसमें ये होता है कि आपको सर्विक्स पे एक स्टिच लगा देते हैं तो जिससे आपका मिसकैरेज नहीं हो। तो वो उन्होंने कहा कि वो करना है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बाद आपको बेड रेस्ट पे रहना है। मैंने कहा मैं वो भी नहीं कर सकती। तो मैंने तो अपनी सारी बातें बताई। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम ऑफिस जाओ, लेकिन तुम्हें रास्ते में वो नहीं होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर वगैरह। मैंने कहा वो भी मुश्किल है। हाँ। अब वो अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो बोले फिर आप ऐसे ऐसे तकिए पे बैठो, ये वो। उन्होंने तो मतलब जो भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तुम मानती ही नहीं हो। मैं तुमको कुछ कह रहा हूँ घर में रहो, तुम कह रही हो घर में नहीं रहूँगी। मैं कह रहा हूँ कि सेफली ट्रैवल करो, तुम कह रही हो वो भी मुश्किल है। तो ये क्या तरीका हुआ। मैंने कहा मैं तो अपनी प्रिकॉशन ले रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं घर में रहो तो मैं घर में रहूँगी, लेकिन अगर कोई ऐसा दिन आया कि मुझे जाना पड़ा तो मैं क्या करूँगी फिर। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं क्या उसमें प्रिकॉशन लेके जाऊँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी। फिर उन्होंने कहा सीढ़ी मत चढ़ो। तो हमारे यहाँ तो सीढ़ी चढ़ना ही है आपको। तो मैंने कहा कि सीढ़ी नहीं चढ़ो मतलब मुझे तो सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। बोल रहे हैं अरे माता तुमको सारे वो काम करने जो मैं मना कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने कहा लेकिन आप फिर मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे सीढ़ी चढ़ने का तक तरीका बताया कैसे था कि इस तरह से बैठो और चढ़ो। अच्छा, इसमें तरुण की एक मौसी हैं जो बहुत फेमस गायनाक है नोएडा में। अच्छा। उनका इंटरवेंशन बहुत था। उन्होंने बहुत हैंड होल्डिंग की। उन्होंने कहा कि सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, आप एक सीढ़ी पे बैठो, फिर आप अगली सीढ़ी पे चढ़ो, फिर बैठ के फिर आप उठो और बैठो। तो इस तरह से ही आपको चढ़ना है, बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट अगर कोई स्टिच लगा देता है। तो इस तरह से उनका भी साथ रहा, ये डॉक्टर भी साथ रहे। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई और बाद में कोविड आ गया। मतलब आसानी तो तब भी नहीं थी। मुश्किलें बहुत थी। तो उन्होंने कहा आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ेगी और हम बेबी को नियोनेटल में रखेंगे। अब तो सारे मेजर हॉस्पिटल्स हो गए कोविड हॉस्पिटल्स, कोई यही नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि घर में रहने का मौका मिला। पॉजिटिवली मैं कहूँगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों या कोविड हो गया था या जो भी था, तो उसमें आप घर में रहे, आप वक्त दे पाए अपने आप को, जैसा भी मैनेज किया उस वक्त। और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मतलब मैं और तरुण और फैमिली में हमने ये बात रखी थी। और फिर फाइनली जब पता चला कि सारे हॉस्पिटल्स कोविड वार्ड हो गए, तो उन्होंने उसमें भी कहा कि हिम्मत मत हारो, कीप फेथ, कीप प्रेइंग, जस्ट गो ऑन। और हर वीक तुम टेस्ट के लिए आओ और रोज़ अपने मॉनिटर करो कि कितने मूवमेंट्स हैं बेबी के। तो वो मैं रोज़ करती रही डिलीजेंटली। और फिर वन फाइन डे
वो दिन आया कि जब उन्होंने कहा कि अब हम ऑपरेट करेंगे और अब सब सही रहेगा, हमें नियोनेटल में या कहीं रखना नहीं पड़ेगा, प्रीमेच्योर है बट आप घर ले जाइए और ध्यान रखिए। कौन से मंथ में डिलीवरी हुई थी? सो दिस वाज जस्ट व्हेन आई एंटर्ड 9th, ओह ओके। जस्ट व्हेन आई एंटर्ड 9th। लेकिन हमने उतना फुल टर्म वेट नहीं किया, या जो भी था उसका वेट नहीं किया, उन्होंने सिजेरियन कर दिया। वाओ। सो दैट इज़ माई स्टोरी। तो मैंने कभी शेयर नहीं किया किसी से, यानी एटलीस्ट पब्लिकली तो कभी नहीं कहा। फिर उसमें ये भी थी झिझक, अब लोगों को कैसे बताएं कि एक आपकी बेटी बहुत बड़ी है, बेटा बहुत छोटा है। तो मैं बहुत सारे रास्ते से लोगों को समझाने लगी, नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, वाई शुड आई डू दैट, मुझे अपनी स्टोरी ओन करनी चाहिए, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि मदरहुड इज़ अ प्रोसेस। जो मेरी बेटी के साथ प्रोसेस था वो अलग था, आई वॉज मच यंगर। अब इसके साथ जो प्रोसेस है बेटे के साथ में, ये थोड़ा अलग है, ये एक अलग पेरेंटल व्यू है। मतलब बहुत सी चीज़ें आप सीख गए हो बेचारी के साथ में गलती कर करके। करेक्ट। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब ठीक हो गया, डॉक्टर्स का, फिर भगवान का ऑफ कोर्स। सो आई विल से फेथ ट्रायम्स एवरीथिंग एट द एंड ऑफ, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आपको अगर यकीन है कि आप ये कर सकते हैं तो आप करेंगे और आप करके ही रहेंगे। बिल्कुल। फिर किसी की सुनने में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। अगर आपको जो सही लगता है, 10 लोग 10 बातें करेंगे, लेकिन मुझे वही करना होता है जो मुझे लगता है कि मुझे करना है। क्या बात है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी। एंड आपकी लाइफ में कितना कुछ हुआ है वो आपको देख के और आपसे बात करके पता ही नहीं चलता। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसको एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए। हाँ। कि जो हो गया है उसको पीछे करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ट्रॉमा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप चूज़ करो तो आप उसको लेके रोते रह सकते हो, कोने में बैठे रह सकते हो, या उससे उबर के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि आई वॉज इन डिनाइल, फिर मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मुझ पर ऐसी चीज़ें आईं कि मुझे वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ी, और फिर उसके बाद लोगों के मना करने के बावजूद, लोगों का ये वो हर चीज़ में डिस्करेज करने के बावजूद मुझे आगे बढ़ना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल हम कहें तो वो ऐड की लाइन है, डर के आगे जीत है। नहीं, पर इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर का भी बहुत बड़ा हाथ है मस्त से। विल पावर तो देखो हमें रखनी ही पड़ेगी सोनल, स्पेशली आप इवन द फील्ड दैट यू आर फ्रॉम, विल पावर इज आई थिंक फॉर एवरीवन। विल पावर इज अ मस्ट। आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो वो सिर्फ होती रहेंगी। आपको करना है कुछ, तो आपको फिर आगे बढ़ के खुद करना है। किसी चीज़ को ऐसे ही होने नहीं देना है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। करेक्ट। तो ये तो हो गई इंस्पायरिंग बातें हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए जो देख रही हैं। कुछ इंस्पायरिंग टिप्स एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट के लिए। ओह, एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आप एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट को मैं यही कहती हूँ हमेशा कि समझने की कोशिश करो कि क्या कैरेक्टर है, और 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, या एक पूरी फिल्म हो, उसको शिद्दत से निभाओ। चाहे वो वेटर ही क्यों ना हो। अब एक वेटर अगर आके ये कहें आप क्या लेना चाहेंगी मैडम, तो ये अच्छा लगेगा, या आप क्या लेना चाहेंगी मैडम, ये अच्छा लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कन्विंस नहीं है कि यार मुझे ये कैरेक्टर क्यों दिया गया है। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को भी अगर ठीक से निभाएंगे ना, तो वो भी एक चीज़ है, रजिस्टर हो जाता है सीन में कि ये वेटर ने सही बोला, तो सीन एकदम सही चल रहा है। सब सेट लगता है। यस, सब सेट लगता है। तो उसके बलबूते पे आपको आगे और अच्छे काम मिलेंगे। तो आप जितना ट्रू हो अपने कैरेक्टर से, जितना उससे जुड़ते हो, वो आपको आगे ले जाता है। काम ही काम को आगे ले जाता है। तो करेक्ट। उसमें विश्वास रखो। ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि ना मैंने बहुत लेटर ऑन, जैसे मैंने आपको बताया ना, रियलाइज़ किया कि मैं बिल्कुल सोशलाइज़ नहीं करती हूँ, और हमारी फील्ड में सोशलाइज़ करना भी ज़रूरी है। लोगों को जानना, लोगों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम सोशलाइज ही नहीं करती हो तो इतने साल तुम्हें काम कैसे मिलता रहा? तो मैंने मन में बाद में सोचा और आई रियलाइज कि मेरे काम से मुझे काम मिल रहा था। ऑफ कोर्स,
और मुझे सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. यस. बट येस, ब्यूटिफुली सेड कि आपके काम से ही आपको काम मिलेगा. तो चाहे 1 लाइन का काम हो, चाहे 10 लाइन का, चाहे 10 दिन का, उसे शिद्दत से करना चाहिए. एब्सोल्युटली. बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस, स्पेशली द वन जिसको शेयर करने में बहुत हिम्मत लगती है. हाँ, अब वो कोई पर्सनल चीज़ मैं सोचती हूँ, पहले मैं सोचती थी, लेकिन फिर जैसे तुमने कहा कि किसी और को अगर शायद मदद मिलती है तो मैं तो कहूँगी कि यस, ये तो फिर बताने वाली बात है. क्योंकि आप हर बार अगर बताने बैठ जाओ तो लोग कहेंगे अपना रोना रो रही है. हाँ. तो इसीलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम. बट अगर किसी को हिम्मत मिलती है और किसी को, इफ़ आई एम एन इंस्पिरेशन टू समवन, I'll be happy. Yes, you are a very big inspiration to me and to a lot of girls and artists in the industry. And thank you so much for taking out time and talking to us today. Oh, not at all. And it also depends on who you're talking to, which makes it what it is. Thank you. Things come out from the heart. So I think that credit goes to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So guys, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज का एपिसोड कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना. और किसे आप एपिसोड में देखना चाहेंगे उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द मोर अबाउट. हम मिलते हैं अगले एपिसोड में. बाय बाय. प्यार यू.